हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ 1 और 2 वीडियोस में जो है ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 में हमारे चैप्टर 9 और चैप्टर 10 आते हैं। चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 10 में हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है इंटरनेट एप्लीकेशंस, जिसमें हम ईमेल्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में और चैट्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जो 2-3 क्लासेस में कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ यूनिट 4 और एक चैप्टर यूनिट 1 का बचेगा, दैट इज इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स। तो इसके बाद हमें वो चैप्टर्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी जो है मिस आउट ना हो। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही है। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक इंटरनेट एप्लीकेशंस। हमने 9th चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था। 10th चैप्टर में हमने इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा है। इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेब ब्राउजर्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट में जो बचा है वो ये कि हमने जो इतना सब कुछ इंटरनेट के बारे में पढ़ा उसका हमारा मेन यूज कहाँ पर होता है, इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। The spread and popularity of internet is because of diverse applications and services the internet offers. इंटरनेट की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन क्या है, वो सारी एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है वो इतनी डाइवर्स है कि उसकी वजह से इंटरनेट की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। In this section, we shall talk about some popular applications of the internet. इस सेक्शन में हम इंटरनेट की कुछ इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन जो है वो क्या है, हमारी ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। The most widely used tool on the internet is electronic mail. इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल भी कहते हैं और इंटरनेट पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ईमेल इज यूज्ड टू सेंड रिटन मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफन जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। ईमेल का यूज किस लिए होता है? जनरली हम ईमेल को रिटर्न मैसेजेस सेंड करने के लिए यूज करते हैं। वो रिटर्न मैसेजेस हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी सेंड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी सेंड कर सकते हैं। और जनरली हम जिन्हें ईमेल सेंड करते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि जो लोग हमसे काफी डिस्टेंस पे रहते हैं, जिनसे हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते आमने सामने, उन्हें हम मेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। Email messages are generally sent from and received by mail servers. सर्वर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर पर्पस के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। तो ईमेल जो होती हैं वो किसके थ्रू सेंड और रिसीव होती हैं? ईमेल सर्वर्स के थ्रू। मेल सर्वर्स होते क्या हैं? कंप्यूटर्स that are dedicated to processing
एंड डायरेक्टिंग ईमेल्स। वो कंप्यूटर जो ईमेल्स की प्रोसेसिंग के लिए डेडिकेटेड होते हैं उन्हें हम मेल सर्वर्स कहते हैं। ये यहाँ पर आपको नोट में जो है ईमेल की डेफिनेशन गिवन है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है किसके लिए? टू सेंड मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करने के लिए, डिजिटली सेंड करने के लिए थ्रू कंप्यूटर्स, ये हमारा सबसे कॉमनली यूज होने वाला टूल है। Once a server has received a message, अगर एक बार सर्वर को कोई मैसेज रिसीव होता है, यानी कि जो मेल सर्वर है जब उसे कोई भी मैसेज रिसीव होता है, it directs it to the specific computer that the mail is addressed to। तो जब भी मेल सर्वर को कोई ईमेल रिसीव होती है, कोई मैसेज रिसीव होता है, तो वो मेल सर्वर क्या करता है? उस मैसेज को उस कंप्यूटर की तरफ डायरेक्ट कर देता है जिसका एड्रेस उस ईमेल के अंदर गिवन होता है। जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं तो जिसका हमें मेल भेजनी है हम उसका एड्रेस अपनी ईमेल में प्रोवाइड करते हैं। तो पहले वो मेल जो है वो वेब सर्वर पे, ईमेल सर्वर पे जाती है और फिर मेल सर्वर उसे उस स्पेसिफिक एड्रेस वाले सिस्टम की तरफ डायरेक्ट करता है। टू सेंड ईमेल द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। और जब हमें ईमेल सेंड करनी होती है तो प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है? इसका उल्टा। रिसीव करते टाइम क्या हुआ कि पहले वेब सर्वर ने रिसीव की और फिर वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक आई, बट सेंड करते टाइम प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अ वेरी कन्वीनियंट एंड inexpensive way to transmit message, email has dramatically affected scientific, पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। क्योंकि ईमेल्स को यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, बहुत इजी होता है, साथ ही बहुत इनएक्सपेंसिव भी है। ईमेल में कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होती, वो उसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी मैसेजेस सेंड करने के लिए। तो इसलिए ईमेल्स की वजह से जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, फिर चाहे वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन हो, पर्सनल कम्युनिकेशन हो या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन हो। ईमेल अकाउंट एंड एड्रेसेस। अब ये तो हो गया ईमेल के बारे में कि ईमेल कैसे भेजते हैं या ईमेल क्या होती है, लेकिन जब हमें ईमेल सेंड करनी होती है, रिसीव करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक ईमेल अकाउंट चाहिए होता है, एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। तो ईमेल अकाउंट और एड्रेस क्या होता है और वो हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। Although sending and receiving mail is extremely simple, हालांकि मेल्स को सेंड करना और रिसीव करना जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी मेल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो पहले से क्लियर होने चाहिए। However, there are a few parameters you must be clear about before you start sending and receiving mail. Although receiving and sending बहुत सिंपल है, but still receiving मेल्स को सेंड करने से पहले या रिसीव करने से पहले कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमें क्लैरिटी होनी जरूरी होती है। वो कौन से पैरामीटर्स हैं? वन सच पैरामीटर इज ईमेल एड्रेस, और उनमें से जो सबसे कॉमन पैरामीटर है वो है ईमेल एड्रेस की ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस के कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, ये हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ईमेल एड्रेस कॉमनली टेक्स दिस फॉर्म। यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ईमेल एड्रेस की सबसे कॉमन फॉर्म होती है। सबसे पहले यूजर नेम, उसके बाद @ सिंबल और उसके बाद होस्ट नेम। ठीक है, यानी कि जो ईमेल क्रिएट कर रहा है पहले उसका नाम और फिर @ सिंबल के बाद होस्ट नेम, यानी कि जहां पर वो एड्रेस जो है होस्ट हो रहा है उसकी डिटेल्स। Here are a number of typical email addresses. यहाँ आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ईमेल एड्रेसेस के। फर्स्ट वन इज पिकासा
hotmail.com। यहाँ पे यूजर का नेम क्या है, पिकासा है, और होस्ट नेम क्या है, hotmail.com। यानी कि ये वाले जो ईमेल एड्रेस है वो कौन से सर्वर पे बनी है, हॉटमेल पर। नेक्स्ट वन इज bala_gm@india.com। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, bala_gm, और ये कौन से सर्वर पे होस्ट हो रही है, india.com। नेक्स्ट वन इज vada.sachin@infomeet.com। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो यूजर नेम है, और ये सेकंड पार्ट जो है infomeet.com, ये आपका होस्ट नेम है यानी कि सर्वर। सिमिलरली इस तरीके से ये आपको और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। Here you see that before the character @ यहाँ पे ये जो सिंबल है इसे आप सिंपल एट से भी प्रोनाउंस कर सकते हो और @of से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। तो जितने भी कैरेक्टर्स इस सिंबल से पहले आते हैं, द ईमेल अकाउंट होल्डर्स नेम अपीयर। यानी कि कैरेक्टर से पहले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अकाउंट होल्डर का नेम, यानी कि जिस भी यूजर का वो अकाउंट है उसका नाम आता है। एंड आफ्टर सिंबल द नेम ऑफ नेट सर्वर अपीयर विच होस्ट्स दिस ईमेल एड्रेस। और कैरेक्टर के बाद उस सर्वर का नाम आता है जिस पर ये ईमेल एड्रेस होस्ट हो रही है, यानी कि जहां पर ये ईमेल एड्रेस क्रिएट हो रही है। That is, in the address vada.sachin@infomeet.com, vada.sachin is the net name of a user। तो @ से पहले के जितने भी कैरेक्टर हैं ये vada.sachin, ये क्या है, यूजर का नेम है। एंड infomeet.com is the name of the server hosting it। और infomeet.com क्या है, उस सर्वर का नाम है जिस पे ये ईमेल एड्रेस होस्ट हो रही है। Similarly, in email ID picasa@hotmail.com, अब जो ईमेल आईडी picasa@hotmail.com है, इसमें हमारा यूजर नेम क्या है, पिकासा, और सर्वर नेम क्या है, hotmail.com। पिकासा इज द नेट नेम ऑफ द यूजर। नेट नेम ऑफ द यूजर का क्या मतलब है कि जो भी इस ईमेल आईडी को यूज कर रहा है उसने इंटरनेट पे अपना नाम क्या रखा है, पिकासा। अब हम लोग ईमेल आईडीज बनाते हैं, हम हमेशा अपना नेम यूज नहीं करते, ऑल्दो कंडीशनली हमें ऐसा सिचुएशनली डिपेंड करता है। अगर हम कभी भी एजुकेशनल पर्पस या बिजनेस पर्पस से बना रहे होते हैं तो हमें जनरली अपना नाम ही यूज करके जो है आईडीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि इजीली कोई भी आइडेंटिफाई कर सके। बट कई बार बच्चे सिर्फ गेम्स खेलने के लिए अपनी आईडीज क्रिएट करते हैं, तो उसमें वो कभी भी अपना खुद का नेम यूज नहीं करते। तो उस केस में हम क्या कह देते हैं कि वो उस यूजर का नेट नेम है। तो @ से पहले जो भी होगा वो यूजर नेम है, बट सिर्फ इंटरनेट पर। एंड इट इज होस्टेड ऑन द सर्वर hotmail.com। और वो किस सर्वर पे एग्जिस्ट करती है, hotmail.com पे। Thus we see that an email address has two parts separated by @ symbol। तो हर ईमेल एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं जो कि @ सिंबल से जो है डिफरेंशिएट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, यूजर नेम होता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ @ सेपरेटर इज द यूजर नेम। A username cannot have blanks। @ कैरेक्टर के लेफ्ट में जो होता है वो यूजर नेम होता है, और यूजर नेम में ब्लैंक्स अलाउड नहीं होते हैं, व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है डोमेन नेम फॉर द होस्ट सर्वर। The portion on the right of the @ identifies the server or host or network that services your email। तो @ कैरेक्टर के राइट साइड में जो है वो क्या होता है, हमारा होस्ट नेम, सर्वर नेम। इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ईमेल सर्वर, और उसे हम कई बार ईमेल सर्वर्स भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी आ जाती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। सबसे पहले देखते हैं कि ईमेल की एडवांटेज क्या क्या है। ऑल्दो हम सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं क्योंकि ईमेल हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो उसकी एडवांटेज हम सभी जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या होती है, लो कॉस्ट, क्योंकि ईमेल यूज करने में कुछ भी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग या एक्स्ट्रा एक्सपेंस यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट एडवांटेज है इसकी लो कॉस्ट।
सेकेंड वन इज स्पीड। ईमेल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे ही आप ईमेल सेंड करते हो और रिसीवर जो है वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में एग्जिस्ट करता हो, ईमेल जो है वो उसे रिसीव हो जाती है। सिर्फ उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। वेस्ट रिडक्शन। ईमेल्स की वजह से वेस्ट रिडक्शन काफी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले सारा काम जो है वो पेपर्स पे होता था, फाइल्स में होता था। अगर आपको किसी को भी रिटन मैसेज देना है तो आप ऑब्वियसली उसे पेपर की हेल्प से ही दे पाओगे। बट जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यूज करना स्टार्ट किया तो हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिससे पेपर्स की वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होती है। एज ऑफ यूज। ईमेल्स को यूज करना बहुत इजी होता है, इस वजह से कोई भी उसे इजीली यूज कर सकता है, और जिसे इंटरनेट यूज ना करना आता हो वो उसे इजीली यूज करना सीख सकता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ईमेल्स में हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं। आप कभी भी जो है अपनी प्रीवियस मेल्स चेक कर सकते हो, चाहे वो कुछ डेज पहले की हो, कुछ मंथ पहले की हो, या फिर कुछ ईयर्स पहले की हो। बट अगर वो फिजिकल फाइल्स में एग्जिस्ट कर रही होती, पेपर्स पे एग्जिस्ट कर रही होती, तो उन्हें संभाल कर रखना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ईमेल की हेल्प से रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत इजी हो गई है। लास्ट वन इज पेशेंस। ईमेल्स में की हेल्प से जो है वो पेशेंस काफी इंक्रीज हुआ है यूजर्स में। अब जब भी किसी भी चीज की एडवांटेजेस होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिसएडवांटेज जो है वो हमेशा साथ में आती है। तो ईमेल्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है ईमेल की? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब अगर आपको ईमेल सेंड करनी है तो आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए, या तो फोन या टैबलेट या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई ना कोई हार्डवेयर आपके पास हो तभी आप ईमेल सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इम्परमानेंट। ईमेल्स जो है वो इम्परमानेंट होती हैं, यानी कि आप उन्हें डिलीट कर सकते हो। तो जब अगर उसे आप डिलीट कर दोगे तो उसके बाद उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी, कोई प्रूफ नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज अ हैस्टी मीडियम। ईमेल्स जो है वो काफी हैस्टी होती हैं। हार्ड टू कन्वे इमोशंस। अब ईमेल्स हम किसे सेंड करते हैं? जो हमसे काफी डिस्टेंस पे होते हैं। तो जब हम आमने सामने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में इमोशंस कन्वे करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं कि ईमेल्स जो हैं वो किस किस फॉर्मेट में होती हैं। मेनली ईमेल्स दो ही फॉर्मेट्स में यूज होते हैं। फर्स्ट होती है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स और सेकंड होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। प्लेन टेक्स्ट में जो है हम ग्राफिक्स वगैरह ओपन नहीं कर पाते, लेकिन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हम उन्हें ओपन कर सकते हैं। मेन डिफरेंस जो है वो दोनों में यही होता है। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट फाइल्स देख लेते हैं। कैन बी रीड बाय एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द ईमेल एप्लीकेशन दे यूज। अगर हमने जो ईमेल सेंड की है वो सिंपल .txt फाइल है तो हर कोई उसे रीड कर सकता है, चाहे वो कोई भी ईमेल एप्लीकेशन यूज कर रहा हो। डज नॉट ऑफर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सिंपल .txt फाइल्स में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं, यानी कि आपने जो टाइप किया है, आपने जो टेक्स्ट लिखा है, आप उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो। यानी कि उसमें कलर चेंजेस, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, उसे बोल्ड या इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये सारी फॉर्मेटिंग्स आप उसमें नहीं कर सकते हो सिंपल .txt फाइल के अंदर। थर्ड जो पॉइंट है वो है कैन हैव पिक्चर्स और ग्राफिक्स अटैच्ड बट नॉट इंसर्ट। ये इंसर्ट नहीं आएगा, ये इंसर्ट होगा कि हम पिक्चर्स और ग्राफिक्स को अटैच कर सकते हैं अपनी टीएक्सटी फाइल्स में, बट इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट करने में और अटैच करने में डिफरेंस होता है। अटैच करने का मतलब है कि आपने सिर्फ एक अटैचमेंट जो है उसके साथ लगा दी है, बट उस अटैचमेंट को ओपन करने के लिए यूजर को अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। बट इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी इमेज या जो भी ग्राफिक्स आपको ईमेल में ऐड करनी है, आपने डायरेक्टली उसे अपनी ईमेल में इंसर्ट कर दिया है, तो वो यूजर को शो होगी ही होगी, चाहे उसने उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज किया हो या ना किया हो। नेक्स्ट आती हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट्स, यानी कि .rtf फाइल्स allows you to format a message for font, justification, stylized
टेक्स्ट एंड अदर ऑप्शंस। जो .rtf फाइल्स होती हैं वो हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अलाउ करती हैं। उसमें हम टेक्स्ट का साइज जो है वो स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं, जस्टिफिकेशंस कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, या फिर सारा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाइड चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। हम उसे स्टाइलाइज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, उन सब में। तो .rtf फाइल्स में ये सारी फॉर्मेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती है। पिक्चर्स और ग्राफिक्स सच एज स्माइलीज कैन बी इंसर्टेड। पिक्चर्स जो हैं हम उन्हें इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। कैन नॉट बी रीड बाय एवरीवन, एवरी टाइप ऑफ ईमेल एप्लीकेशन। .rtf फाइल्स को रीड करने के लिए आपको जो है पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए ईमेल्स की। अगर आपने कोई भी नॉर्मल ईमेल एप्लीकेशन यूज की हुई है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपकी .rtf फाइल जो है वो ओपन हो जाए। तो प्लेन जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो हर ईमेल एप्लीकेशन में ओपन हो जाती हैं, बट .rtf फाइल्स हर ईमेल एप्लीकेशन में ओपन नहीं होती। .txt फाइल्स में फॉर्मेटिंग अलाउड नहीं होती, .rtf फाइल्स में फॉर्मेटिंग अलाउड होती है। .txt फाइल्स में आप पिक्चर्स और ग्राफिक्स अटैच कर सकते हो बट इंसर्ट नहीं कर सकते। .rtf फाइल्स में आप उन्हें इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये थे दोनों फॉर्मेट्स में डिफरेंसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ईमेल में एग्जिस्ट करता है वो है डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC। आपके जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो हमें रिसीवर्स के एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो रिसीवर्स के एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। एक तो टू का ऑप्शन होता है यानी कि जिसे हमें सेंड करनी है, एक CC का ऑप्शन होता है और एक BCC का ऑप्शन होता है। तो CC और BCC में जनरली हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए वो डिफरेंस जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। Both CC and BCC forwards a copy of the message to everyone you have listed. CC और BCC वाले फील्ड्स में हम जिस का भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उन सभी को जो है हमारी ईमेल फॉरवर्ड होती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जिसका भी हमने CC में एड्रेस दिया है या जिसका भी एड्रेस हमने BCC में दिया है, जब उन सभी को हमारी ईमेल जो है वो रिसीव हो रही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इनफैक्ट जिनका एड्रेस हमने 2 वाली फील्ड में दिया है उनको भी सबको ईमेल रिसीव हो रही है, तो फिर तीनों में डिफरेंस जो है वो कहाँ है? यहाँ पे CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म से ही जो है वो थोड़ा सा समझ आ रहा होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या मतलब है। ब्लाइंड का क्या मतलब होता है कि जो चीज दिखाई ना दे। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या हो जाएगी कि आपको रिसीवर्स की लिस्ट जो है वो दिखाई नहीं देगी। CC में जिनकी भी लिस्ट है, मान लीजिए आपने CC में अपने 5 फ्रेंड्स का ईमेल एड्रेस दिया है, आप कोई ईमेल कर रहे हैं, वो ईमेल आपको अपने 5 फ्रेंड्स को भेजनी है, आपने उन पांचों का एड्रेस जो है वो किसमें दे दिया? CC में प्रोवाइड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा? आपके पांचों फ्रेंड्स को ये पता होगा कि आपने ये ईमेल और किस किस को फॉरवर्ड की है। बट अगर आपने अपने उन्हीं 5 फ्रेंड्स का एड्रेस जो है वो BCC वाली फील्ड में दिया होगा तो आपकी ईमेल रिसीव तो आपके पांचों फ्रेंड्स को होगी, लेकिन आपके किसी भी फ्रेंड को ये नहीं पता होगा कि आपने ये ईमेल और किस किस को सेंड की है। तो यही डिफरेंस होता है CC और BCC में कि CC वाली फील्ड में जितने भी एड्रेस होते हैं वो सभी रिसीवर्स को विजिबल होते हैं, यानी कि हर रिसीवर को पता होता है कि ये मेल और किस किस के पास गई है। बट BCC की फील्ड में जितने भी ईमेल एड्रेसेस गिवन होते हैं उनमें से किसी भी रिसीवर को ये नहीं पता होता कि ये ईमेल जो है और किस किस को रिसीव हुई है। The main difference between CC and BCC is that with the latter the recipients do not get to know each other, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है विद द लेटर मीन्स यानी कि जो बाद वाला ऑप्शन है BCC, उसमें किसी भी रेसिपिएंट को एक दूसरे की नॉलेज जो है वो नहीं होती है। यूजिंग BCC protects the privacy of your recipients and helps reduce spam.
बीसीसी में क्या होता है, हमारी प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। किसी भी यूजर को ये नहीं पता होता कि हमारा जो मैसेज है वो किस किस के पास ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से स्पैम्स रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। When you send an email to several people using the normal to or CC field, all of their email addresses are clearly displayed in the मैसेज। हम टू फील्ड या सीसी फील्ड में जितने भी ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं वो सारे जो हैं क्लियरली विजिबल होते हैं हर रिसीवर को। तो हर रिसीवर को ये पता होता है कि और किस किस को ये ईमेल ट्रांसफर हुई है। इफ द मेल इज फॉरवर्डेड, the email address of all previous recipients may also be forwarded। और इन केस अगर वो ईमेल जो है आगे फॉरवर्ड होती है तो उस केस में भी उन सभी रिसिपिएंट्स की लिस्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने जब 5 फ्रेंड्स को ईमेल भेजी, अगर उन 5 में से आपका कोई एक फ्रेंड आगे अपने फ्रेंड ग्रुप में उस ईमेल को सेंड करता है, तो जब वो आगे फर्दर अपने फ्रेंड ग्रुप में उस ईमेल को सेंड करेगा तो आपके जो 5 रेसिपिएंट्स की लिस्ट आपने प्रोवाइड की थी वो भी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी कि आपके उस फ्रेंड के जो फ्रेंड्स होंगे उन तक भी आपके रेसिपिएंट्स की लिस्ट पहुंच जाएगी। However, when you use BCC to send email to more than one person, the email address of your recipient will not be displayed in the emails। लेकिन अगर आप BCC फील्ड में रेसिपिएंट्स का एड्रेस इंसर्ट करेंगे तो उस केस में आपके ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये तो हो गया ईमेल्स के बारे में। अब कई बार क्या होता है कि हमारी ईमेल्स जो हैं वो स्पैम या जंक मेल में चली जाती हैं। तो स्पैम्स और जंक मेल होती क्या है और मेल्स जो हैं वो स्पैम या जंक मेल वाली फील्ड्स में क्यों जाती हैं? Spam is defined as irrelevant or inappropriate messages sent on the internet to a large number of people। स्पैम क्या होते हैं? स्पैम को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझे तो जो इनएप्रोप्रिएट होता है, जो गलत होता है, जिसे हम सही नहीं मानते, उसे हम स्पैम बोलते हैं। तो इंटरनेट पर भी जिन मैसेजेस को हम इनएप्रोप्रिएट या इररिलेवेंट कंसीडर करते हैं उन मैसेजेस को स्पैम या जंक मेल में रिसीव किया जाता है। जब कोई भी मैसेज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स को भेजा जाता है तो जनरली उस मैसेज को इनएप्रोप्रिएट या इररिलेवेंट मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी रिलेवेंट मैसेज होगा या एप्रोप्रिएट मैसेज होगा तो उसके नंबर ऑफ रिसीवर्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड नहीं हो सकते। तो जब भी कोई मेल बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजी जाती है तो जनरली वो स्पैम मानी जाती है कि भाई उसमें इररिलेवेंट या इनएप्रोप्रिएट मैसेज ही होगा, तभी उसके रिसीवर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। यही रीजन होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपको यूनिवर्सिटी से जो मेल आती हैं, एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो मेल आती हैं वो कई बार स्पैम में चली जाती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब का भी आपने फॉर्म भरा है, उस फॉर्म को बहुत सारे लोग भरते हैं, तो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले जब भी कोई मेल सेंड करेंगे तो उन्हें सभी स्टूडेंट्स को मेल भेजनी है और वो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो उनका मैसेज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक पहुंच रहा होता है, इसीलिए उस मैसेज को, उस मेल को जो है स्पैम कंसीडर कर लिया जाता है और वो हमें इनबॉक्स की जगह कहाँ रिसीव होता है? स्पैम में रिसीव होता है। जंक मेल इज द अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मटेरियल रिसीव्ड थ्रू मेल्स और ईमेल्स। जंक मेल्स क्या होती हैं? ऐसी ईमेल्स जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, जिन्हें लोग सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए या अपना जो भी उनके प्रोडक्ट्स, उनके मटेरियल्स हैं उनकी प्रमोशन करने के लिए सेंड करते हैं, उन्हें जंक मेल्स में रिसीव किया जाता है। These
टू टर्म्स टिपिकली आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। कई बार इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब जो मेल्स एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल पर्पस के लिए भेजी गई हैं उनकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए वो भी इररिलेवेंट और इनअप्रोप्रिएट होती हैं, और वो मेल्स भी जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को सेंड की जाती है। तो इसीलिए जंक मेल और स्पैम जो है कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं दोनों टर्म्स को। In the early days of the internet, it was possible to send email to everyone on the system. इंटरनेट के थ्रू जो है स्टार्टिंग से ही ये पॉसिबल रहा है कि आप मेल्स जो है वो जितने आपके सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप उन सबको ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। But nowadays we have lot of spam filters that save us from lot of spams. लेकिन आजकल जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्पैम फिल्टर्स होते हैं जो हमें इस तरीके के स्पैम से बचा सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्पैम फिल्टर्स नहीं होते थे तो हर किसी को जब भी कोई भी प्रमोशनल या इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेजना था उसके लिए बहुत इजी होता था कि उसके सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सबको उस मेल को सेंड कर देता था। बट अब जब भी इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को मेल भेजी जाती है तो स्पैम फिल्टर्स की हेल्प से वो स्पैम या जंक मेल में रिसीव होती है। These system-wide emails were referred to as spam. इन system-wide emails को हम spam कहते हैं, यानी कि ऐसी emails जिन्हें हमारे सिस्टम के हर एक कॉन्टैक्ट पे भेजा जा रहा हो उन्हें हम spam कहते हैं। spam की फुल फॉर्म क्या होती है? Send people a lot of mail, कि हम एक ही मेल को बहुत सारे पीपल्स को सेंड कर रहे हैं। Spammers, that is the people sending the spam, वो पीपल्स जो कि इस तरीके के मैसेजेस भेज रहे हैं, send their message to 100,000 or even millions of email addresses at once with the hope that at least a few people will respond. तो जो लोग इस तरीके से मेल भेजते हैं कि उनके सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सबको मेल कर दें, तो वो लोग जनरली थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ पीपल्स को वो मेल भेजते हैं इस उम्मीद से कि कुछ लोग तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस वजह से जो है हम स्पैम्स या जंक मेल्स को जनरली इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए जब भी हम किसी भी एग्जाम के फॉर्म्स फिल करते हैं और उनके जब हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं तो उनमें ये क्लियरली मेंशन्ड होता है दैट इफ यू आर नॉट रिसीविंग इन द इनबॉक्स प्लीज चेक योर स्पैम बॉक्स और जंक मेल बॉक्स, मे बी यू आर गेटिंग दैट मेल इन द स्पैम। तो हमें हमेशा स्पैम और जंक मेल को भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसमें हमारा कोई काम का मैसेज तो नहीं है। अगर आपने कोई फॉर्म वगैरह इस तरीके का फिल नहीं किया है उस केस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था हमारा सारा ईमेल्स के बारे में। ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं, ईमेल अकाउंट्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं ईमेल के, सीसी बीसीसी फील्ड के डिफरेंस हमने पढ़ा और स्पैम और जंक मेल का डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ईमेल से रिलेटेड वो है प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ईमेल। बट ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज ईमेल प्रोटोकॉल्स बचे हैं। इसके बाद चैट के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो है एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिर्फ यही 3 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।